हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रेलवे के एग्ज़ाम को देखते हुए साइंस के काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और अभी भी आगे बहुत वीडियो कराने बाकी हैं। सो जो भी कोई न्यू है, फर्स्ट टाइम चैनल में विज़िट किए हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो आप सब हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और आप ऐसे ही करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और साइंस के पीवाई की क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को। और आप चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए आज कुछ हिस्ट्री के मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बने रहिए पूरे सेशन में। और चलिए, आप बिना किसी समय को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लॉक स्तर पर, ऑप्शन बी जिला स्तर पर, ऑप्शन सी राज्य स्तर पर या ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक स्तर पर। पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉक स्तर पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं या ऑप्शन डी 11वीं। चलिए बताइए कि ये कौन से पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9वीं। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ठीक है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 9वीं। और ये आप इमेज में देख लीजिएगा कुछ इम्पॉर्टेंट क्षेत्रक और वो 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना के परिणाम के साथ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिक्किम राज्य निम्न में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्न में से किन से घिरा हुआ है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3, सिक्किम राज्य निम्न में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य निम्न में से किन से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन सी चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन डी चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। सिक्किम राज्य जो है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं इमेज में, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और इधर भूटान है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, कोबाल्ट
क्वेश्चन नंबर 4 है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी सफ़ेद, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी हरा। आप बताइए कि कौन सा रंग प्रोवाइड करता है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को। तो देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ना, कांच को नीला रंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन सा रंग? नीला रंग प्रोवाइड करता है। और कांच में रंग देने वाले कुछ पदार्थ हैं, इसको देख लीजिए कि कांच के रंग अगर गहरा नीला है तो कोबाल्ट ऑक्साइड पदार्थ का ज़रूरत पड़ेगा, पीला है तो कैडमियम सल्फेट, हरा है तो सोडियम क्रोमेट, लाल है तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, चटक लाल है तो क्यूप्रस ऑक्साइड, नारंगी लाल है तो सिलेनियम ऑक्साइड, अगर पिकॉक नीला है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक लवण, नींबू जैसा पीला है तो कैडमियम सल्फाइड, भूरा है तो फेरिक ऑक्साइड, रूबी जैसा लाल है तो गोल्ड क्लोराइड, और प्रतिदीप्तिशील पीला है तो फेरिक लवण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी छोटा नागपुर, ऑप्शन सी दक्कन या ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो देखिए, ये जो होती है ना, ये छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए छोटा नागपुर के पठार में प्रवाहित होती है। ये इमेज में आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हीलियम परमाणु के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिनमें 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है? हीलियम परमाणुओं के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है? ऑप्शन ए पैराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी अल्फा किरण, ऑप्शन सी थीटा किरण या ऑप्शन डी एक्स किरण। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरण। ठीक है, हीलियम परमाणुओं के लिए अल्फा किरण शब्द का उपयोग किया जाता है जिसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी प्रकाश। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जल विखंडन से आती है। ठीक है, किस विखंडन से? जल विखंडन से आती है। तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905 या ऑप्शन डी 1902। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, ये जो हुआ था इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना, ये 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1905। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 120 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 127। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए 117, अनुच्छेद 117। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी आर्थिक अधिकार या ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक का अंग। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं? बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय बाल विकास परिषद या ऑप्शन नंबर डी कौशल विकास मंत्रालय। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय बाल कल्याण परिषद। बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारतीय बाल कल्याण परिषद मंत्रालय संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या ऑप्शन डी बलबन। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ना कि सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, तो ये सर्वप्रथम जो किया था ये किया था इल्तुतमिश में। ठीक है, सर्वप्रथम इल्तुतमिश मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 विल बी ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि संगम काल में वीरकाल किसे कहा जाता था? संगम काल में वीरकाल किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी औजार, ऑप्शन सी स्मारक या ऑप्शन डी हथियार। बताइए वीरकाल, संगम काल में वीरकाल किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था स्मारक को। ठीक है, संगम काल में वीरकाल किसे कहा जाता था? तो स्मारक को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्न में से कौन से किससे था? उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्न में से किससे था? ऑप्शन ए शिल्प से, ऑप्शन बी डाक व्यवस्था से, ऑप्शन सी लंबी दूरी के व्यापार से या ऑप्शन डी समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक नियमों से। तो बताइए उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्न में से किससे था? शिल्प से था, डाक व्यवस्था से था, लंबी दूरी के व्यापार से था या समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए आवश्यक नियमों से था। तो देखिए जो उल्लूक तथा दावा व्यवस्था का संबंध है ना, ये तुगलक काल में
डाक व्यवस्था से है। ठीक है, किससे है? डाक व्यवस्था से। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाक व्यवस्था से। तुगलक तथा दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में डाक व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, इतना। चलिए आप पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी अच्युतराव पटवर्धन या ऑप्शन डी नरेंद्र देव। बताइए कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी अच्युतराव पटवर्धन या ऑप्शन डी नरेंद्र देव। तो देखिए ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजानंद सरस्वती। जो अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक पिछवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष शाहजानंद सरस्वती था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, सुगौली की संधि पर ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? सुगौली की संधि पर ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए नेपाल के राजा, ऑप्शन बी बंगाल के नवाब, ऑप्शन सी अवध के नवाब या ऑप्शन डी मराठा। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए सुगौली की संधि पर ब्रिटिश और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। सुगौली की संधि पर ब्रिटिश और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज 1919 में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस बैंक का उद्घाटन किया? 1919 में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस बैंक का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए कौन सा बैंक का उद्घाटन किया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 1919 में महात्मा गांधी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मानव विकास सूचकांक का आविष्कार किसने किया? मानव विकास सूचकांक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए पाल कुग्रामैन, ऑप्शन बी महबूब उल हक, ऑप्शन सी जीन ट्रेस या ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। तो देखिए 1990 में महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का आविष्कार किया। तो इसका जो सही जवाब हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी इंदिरावती। तो गाइस आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप आप यू लाइक द वीडियो। सो ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, साइंस और एग्ज़ाम के PYQ क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल लर्न ग्रो आशीष को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें
और आपको इस सुझाव कुछ प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम या कुछ भी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, पूरा वीडियो देखिए, चैनल पे विज़िट करिए, काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, लर्न गुरु आशीष। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।